कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। कृषि क्षेत्र में यह अति उत्पादन प्रथम महायुद्ध के बाद भी बना रहा। अब खेती में उत्पादन बहुत ज़्यादा, बोला अति उत्पादन है, ज़्यादा उत्पादन है, खरीदने वाले लोग कम हैं। इससे उन कृषि उत्पादों की कीमत गिरी। गिरती कीमतों से किसानों की आय घटी। अतः इस स्थिति से निकलने के लिए उन्होंने उत्पादन को और बढ़ाया ताकि कम कीमत पर ज़्यादा माल बेचकर अपनी आय स्तर को बनाया रखा जा सके। इससे बाजारों में कृषि उत्पादों की आमद और बढ़ा दी तथा कीमतें और नीचे चली गई। कृषि उत्पाद पड़ी सड़ने लगी। इस स्थिति का आकलन करते हुए आधुनिक तो बोला इसने बाजार में कृषि उत्पादों की आमद और बढ़ा दी तथा कीमतें और नीचे चली गई। कृषि उत्पाद पड़ी सड़ने लगी। इस स्थिति का आकलन करते हुए आधुनिक अर्थशास्त्री कॉडलिफ ने अपनी पुस्तक द कॉमर्स ऑफ नेशन में लिखा है कि विश्व के सभी भागों में कृषि उत्पादन एवं खाद्यान्न के मूल्य की विकृति 1929 से 1932 के आर्थिक संकटों का प्रमुख कारण था, है ना। कृषि उत्पादन हुआ, खाद्यान्न के मूल्य में तो विकृति हुआ, तब किसान को लाभ नहीं मिल रहा है तो किसान उपजाना छोड़ेगा तो और स्थिति खराब हो जाएगी। 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर के अपनी युद्ध से तबाह हो सकी अर्थव्यवस्था को नए सिरे से विकसित करने का प्रयास किया। सब अमेरिका से कर्जा ले लेकर सही किया अपना स्थिति को। जब स्थिति अच्छी थी तब तक अमेरिकी पूंजीपतियों ने यूरोप को कर्ज दिए, ठीक है। लेकिन अमेरिका की घरेलू स्थिति में संकट के कुछ संकेत मिलने के साथ ही वे लोग कर्ज वापस मांगने लगे। अब आर्थिक मंदी आया तो अमेरिका भी कुछ चपेट में आया, तो घरेलू स्थिति डावाडोल हुआ तो अपना वापस मांगने लगा पैसा। मान लो तुम कर्जा दे रहे हो, तुम पैसे वाले हो और तुम्हारा अपना स्थिति गड़बड़ाएगा तो कर्जा जिसको दे रखे उसे मांगोगे ना, तो अमेरिका के लोग भी मांगने लगे। इससे यूरोप के सभी देशों के समक्ष गहरा संकट आ खड़ा हुआ। इस परिस्थिति में यूरोप के कई बैंक डूब गए, महत्वपूर्ण देशों की मुद्रा गिर गई। इससे और बड़ा संकट तब आ गया जब यूरोप अपने आप को यांत्रिक उत्पादन पर निर्भर कर लिया था। यांत्रिक उत्पादन यानी मशीन के उत्पादन पर निर्भर कर लिया। प्रथम महायुद्ध के बाद इस क्षेत्र में यूरोप का एकाधिपत्य समाप्त हो गया। अब मशीन लगा लिया, कनाडा, रूस और औपनिवेशिक देश में भी मशीन लग गया, जिससे उसको कड़ी चुनौती मिलने लगी। रूस कनाडा ने सस्ते अनाज को उत्पादित किया, जिसके कारण कृषि आधारित यूरोपीय देश तबाह हो गए। अमेरिका में संकट के लक्षण प्रकट होते ही उसने कुछ संरचनात्मक उपाय करने आरंभ किए। आयातित वस्तु पर उसने 2 गुना सीमा शुल्क लगा दिया, यानी ट्रैफिक बढ़ा दिया, 2 गुना कर दिया, तो विदेश से सामान आना कम हो गया, तो अपना सामान उसका अपने देश में बिकने लगा। साथ ही आयात की मात्रा को भी उसने सीमित किया। संकट धीरे धीरे अन्य देशों में भी प्रकट होने के साथ ही सभी राज्य यह प्रयास करने लगे कि अपनी आवश्यकता की अधिकांश वस्तुएं स्वयं के द्वारा ही उत्पादित कर लिया जाए, ठीक है। इस संकुच अब सब उत्पाद हम जैसे बहुत किसान ऐसा करते कि वो सब चीज़ अपने उपजाते हैं, बाहर से उनको पहले बहुत कम खरीदना पड़ता था, ठीक है ना। उसी तरह से ये सब के सब अपने से ही उत्पादन करने लगे, तो इसको बोला जाता है संकुचित राष्ट्रवाद। तो संकुचित आर्थिक राष्ट्रवाद ने विश्व व्यापार के बाजार आधारित व्यवस्था की कमर तोड़ दी। आर्थिक मंदी में अमेरिका के बाजारों में शुरू हुआ सट्टेबाजी की प्रवृत्ति भी निर्णायक रहा। प्रथम महायुद्ध के पश्चात अमेरिका की आर्थिक समृद्धि में काफ़ी वृद्धि हुई, जिससे वहां के पूंजीपति अपनी अतिरिक्त पूंजी को सट्टा में लगाने के लिए आकर्षित हुए। आरंभ में काफ़ी लाभ हुआ, यह आर्थिक समृद्धि की चरम अवस्था थी। उसके बाद वास्तविक संकट उत्पन्न हुआ। जब आर्थिक मंदी हुआ तो धड़ाधड़ कंपनी का मूल्य गिरने लगा। सट्टेबाजी में जो
पैसा लगा रखा था कि इसका शेयर बढ़ेगा, उसका शेयर उल्टा घट गया, सबका पैसा डूबने लगा। सट्टेबाजी का मतलब क्या, अंदाज़ा लगाना कि ये कंपनी बढ़ेगा, इसका शेयर भाव, तो उस कंपनी का लोग खरीदते हैं शेयर मार्केट से। अब मान लो उसी का वैल्यू गिर जाए तो सट्टेबाजी में फिर घाटा नहीं हो गया। जो प्रसिद्ध शेयर बाजार न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जिसको वॉल स्ट्रीट कहा जाता है, उसके माध्यम से उभरकर सामने आया जब वहाँ पर शेयर के मार्केट गिर गए। आर्थिक मंदी का प्रभाव, इस मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका को ही झेलना पड़ा। मंदी के कारण बैंकों ने लोगों को कर्जा देना बंद कर दिया और दिए हुए कर्ज की वसूली तेज कर दी। किसान अपनी उपज को नहीं बेच पाने के कारण बर्बाद हो गए। कर्ज की कमी से कारोबार ठप पड़ गया। इससे बैंकों का कर्ज वापस नहीं चुक पाया। बैंकों ने लोगों के सामान, मकान, कार, जरूरी चीज़ों को कुर्क कर लिया। पैसा नहीं दिया तो कुर्क कर लिया। लोग सड़क पर आ गए। कारोबार के ठप पड़ने से बेरोजगारी बढ़ी। कर्ज की वसूली नहीं होने से बैंक बर्बाद हो गए एवं कई कंपनियां बंद हो गई। 1933 तक 4000 से ज़्यादा बैंक बंद हो चुका था अमेरिका में और 1,10,000 कंपनियां चौपट हो गई। अन्य देशों पर होने वाले आर्थिक प्रभावों में जर्मनी और ब्रिटेन इस आर्थिक मंदी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। फ्रांस अपने आप को इस मंदी से इसलिए बचा पाया क्योंकि उसे जर्मनी से काफ़ी मात्रा में युद्ध हर्जाना की राशि प्राप्त हुआ था। पढ़े थे ना, वारसाई की संधि में उसको खूब हर्जाना मिला था जर्मनी से। जर्मनी की स्थिति सबसे खराब रही। युद्ध हर्जाना चुकाने के कारण प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद के आर्थिक विकास के काल में भी उसकी स्थिति नहीं बदली, क्योंकि कमाई तो हो रहा था, आर्थिक विकास हुआ, लेकिन सारा आमदनी तो हर्जाना युद्ध किया था ना, तो उसको चुकाने में, क्योंकि इसी पर दोष मर दिया कि तू ही युद्ध किया था इसलिए हर्जाना दे। हारा हुआ था तो हर्जाना देना पड़ा। 22 और 1923 तक यह 2 वर्ष सबसे खराब रहा। उसके मुद्रा मार्क का, जर्मनी का मुद्रा है मार्क का, इन वर्षों में काफ़ी अवमूल्यन हो गया। अवमूल्यन होने का मतलब होता है मुद्रा का वैल्यू घटा देना। 1924 के बाद उसकी स्थिति में कुछ परिवर्तन हुआ। इस वर्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उसे भारी मात्रा में ऋण प्राप्त हुआ। इससे जर्मनी में काफ़ी सुधार हुआ, परंतु 1929 की महामंदी ने उसे पुनः 1919 के वर्ष में पहुंचा दिया। फिर से वो वापस उसी जगह चला गया जहां से विकास किया था। लगभग 60 लाख लोग जर्मनी में बेरोजगार हो गए। संपूर्ण देश अराजकता में डूब गया। सब चोरी, डकैती, लूटपाट करने लगे, पैसा नहीं था। इसी का लाभ उठाकर हिटलर ने अपने आप को जर्मनी में सत्तासीन किया। जर्मनी ने सपने दिखाए लोगों को, जर्मनी के लोगों को हिटलर ने, और सत्ता में आ गया। बाद में हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर किया। 1929 के बाद ब्रिटेन के उत्पादन, निर्यात, रोजगार, आयात और जीवन निर्वाह स्तर इस सब में तेजी से गिरावट आया। लगभग 35 लाख लोग बेरोजगार हो गए। इस महामंदी से निकलने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था के प्रतिकूल, बाजार अर्थव्यवस्था में क्या होता है, पूरा विश्व का से जुड़ा होता है, तो प्रतिकूल संरक्षणवाद जैसे कठोर आर्थिक उपाय किए गए। यानी बाहर से सामान नहीं मंगाना, अपने देश का सामान अपने देश में ही उत्पादन कर लेना, इसको बोलते हैं प्रतिकूल संरक्षणवाद, जिससे विश्व व्यापार काफ़ी प्रभावित हुआ। भारत में भी 1991 से पहले हमने दुनिया के बाज़ारों के लिए, अब विश्व के बाज़ार के साथ हमारा उतना टच नहीं था, तो हमारे यहाँ उतना विकास नहीं हुआ था। 1991 में मनमोहन सिंह ने खोला तो भारत, उसके बाद भारत में व्यवस्था हुआ, रोजगार बढ़ा बड़े पैमाने पर ज़मीन की, उसके बाद कीमत बढ़ी। उससे पहले तो 400-500 रुपये कट्ठा ज़मीन था, समझ गए। सोना का भी वैल्यू तो 3,000-3,500 ही होगा 91 में, भरी अभी 1 लाख से ऊपर है। अगर हम इस महामंदी का भारत पर पड़ने वाले प्रभाव को देखें तो यह स्पष्ट होता है कि 20वीं सदी की शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत हो चुकी थी।
महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित कर दिया, एकीकृत हो गया। दुनिया के बाजार से आप जुड़ जाइएगा तो दुनिया का मार्केट गिरेगा तो आपका भी गिरेगा। 1928 से 1934 के बीच देश का आयात निर्यात घटकर लगभग आधा रह गया। कृषि उत्पादों की कीमत यहाँ काफ़ी गिर गई, जिसका उदाहरण है 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं का कीमत 50% गिर गया। शहरी लोगों के अपेक्षा गांव के लोग इस मंदी से ज़्यादा प्रभावित हुए। कृषि दाम में कमी के बावजूद अंग्रेजी सरकार लगान की दर कम करने को तैयार नहीं थी। इससे किसानों में असंतोष की भावना बढ़ी। नकदी फसलों को उपजाने वाले किसानों पर इसका प्रभाव विनाशकारी हुआ, क्योंकि उनका उत्पादन खर्च तो बहुत ज़्यादा होता था। नकदी फसल क्या हुआ? चाय, तंबाकू, कपास, ये सारे। और उस अनुपात में फ़ायदा नहीं मिलने से वे महाजनों के कर्ज में डूबते चले गए। नीले किसान वाला मामला समझा ना। इन्हीं सालों में पहली बार भारत से सोने का निर्यात होने लगा, जो ब्रिटेन अपने कम हो रहे सोने को पूरा करने के लिए कर रहा था। ब्रिटेन में सोना कम हो रहा था तो हमसे निकालना शुरू किया। इसी परिप्रेक्ष्य में हम यह भी कह सकते कि इस मंदी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के लोग तंग आ गए तो महात्मा गांधी ने अनुकूल देखा कि देश के लोग अंग्रेजी सत्ता के प्रति असंतोष है, तो बोले भजा लेते हैं, उसके खिलाफ आंदोलन कर दो। विश्व बाजार के आलोक में बदलते अंतर्राष्ट्रीय संबंध। सन 1920 के बाद जो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित हुआ उसमें आर्थिक कारकों या आर्थिक स्थिति का महत्वपूर्ण स्थान था। 1929 के आर्थिक मंदी को आधार वर्ष मान करके 1920 से 1945 के बीच बनने वाले आर्थिक संबंधों का दो भागों में बांटकर हम समझ सकते हैं। 1920 से 1929 तक का काल सामान्यतः आर्थिक समुत्थान और विकास का काल था। जब वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया 1919 में, उसके बाद 1920 से 1929 तक वृद्धि हुआ। प्रथम महायुद्ध के बाद विश्व पर से यूरोप का प्रभाव छिन्न हो गया, कम हो गया। यद्यपि उपनिवेशों एशिया और अफ्रीका पर उसकी पकड़ बनी रही, लेकिन इस दौर में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और सोवियत संघ, ये तीन देश विश्व की सर्वप्रमुख शक्ति के रूप में उभरे। संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध के तुरंत बाद का 2 वर्ष आर्थिक संकट का काल था। यह संकट मांग में कमी के कारण उत्पन्न हुआ था। शुरू में जब युद्ध खत्म हुआ तो मांग कम था। इन 2 वर्षों में 1 लाख लोग बेरोजगार हो गए। आर्थिक हड़तालों का सिलसिला चल पड़ा। 1922 के बाद कुछ स्थिति अमेरिका में बदली। वहाँ तकनीकी उन्नति के आधार पर औद्योगिक विस्तार काफ़ी हुआ, जिसका प्रमाण है कि 1928-29 में 50 लाख से ज़्यादा कार की बिक्री हुई। इसी विकास का एक नकारात्मक परिणाम अमेरिका में यह देखने को मिला कि देश की आर्थिक शक्ति और सत्ता कुछ हाथों में और कंपनियों के पास केंद्रित हो गया। सोवियत, रूस और जापान, इन देशों में भी 1920 से 1929 के बीच आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति किया। रूस अपनी नई आर्थिक व्यवस्था को विश्व स्तर पर प्रचारित और प्रसारित करने का कोशिश किया, तो उधर जापान अपनी आर्थिक प्रगति को बनाए रखने के लिए साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को आक्रामक रूप दिया, जिसका शिकार चीन हुआ और चीन पर कब्जा कर दिया। ठीक है, अपना विकास करने के लिए रूस ने विश्व स्तर पर प्रसारित करके अपना व्यापार बढ़ाने का कोशिश किया, अपनी व्यवस्था को। हम साम्यवाद को अपनाया, देखो हम कितना आगे हो रहे हैं। और जबकि जापान क्या किया? चाइना पर अधिकार करने का कोशिश किया और किया। इस काल में भारत और अन्य औपनिवेशिक देशों में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार निर्णायक रूप से हुआ, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद उन्हें आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा हमारे देश में, तो राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हुआ। लोग तंग आ गए, है ना। वर्ल्ड वार हुआ, आर्थिक मंदी हुआ, तो लोग के पास तो अंग्रेज लगान कम करने के लिए तैयार नहीं। किसान परेशान, सब परेशान, उद्योग धंधा चौपट हो गया, उद्योगपति सब परेशान, तो सब परेशान हो गए तो विरोध किया। दूसरा, उस समय शासक देशों द्वारा किया गया स्वराज का वायदा पूरा नहीं हुआ। महात्मा गांधी को ये कहा गया कि आप सेना को जाने दो,
भारत की सेना जाएगी तो आप उसका विरोध मत करो, हम आएंगे तो आपको स्वराज दे देंगे। जब जीत लिया तो उसके बाद स्वराज दिया नहीं, यानी आपका राज होगा, आप अपने देश में आप ही राज करोगे और बाहर का मामला हम देखेंगे, वो नहीं दिया। 1929 के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध विकसित हुआ उसका एकमात्र उद्देश्य आर्थिक मंदी के दुष्प्रभावों को कम करना या समाप्त करना था। तो 20 से 29 तक आर्थिक वृद्धि हुआ। अब जो आर्थिक मंदी हुआ 1929 में, तो आर्थिक मंदी का दुष्प्रभाव खत्म करना रहेगा। आर्थिक मंदी के दुष्प्रभाव को कम करना या समाप्त करना था। इस महामंदी की शुरुआत अमेरिका से हुआ जो 1933 तक बना रहा, 4 साल तक। इस बीच अमेरिकी राजनीति में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का उदय हुआ 1932 में। उन्होंने नई व्यवस्था नामक नवीन आर्थिक नीतियों को अमेरिका में लागू किया, जिसमें जन कल्याण की एक व्यापक योजना शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि और उद्योग में संतुलन लाना, साथ ही साथ मानव समाज और स्वाधीनता को सुरक्षित रखना भी था। जन कल्याण के तहत रेल मार्ग, सड़क, पुल, स्थानीय विकास के कार्य के लिए ऋण दिया गया ताकि व्यवसाय पनप सके और रोजगार भी लोगों को मिले। औद्योगिक क्षेत्र में व्यापार और उत्पादन का नियमन, मजदूरी में वृद्धि, काम के घंटे तय करना, मूल्यों में वृद्धि का रोकना इत्यादि कार्य किया गया। कृषि क्षेत्रों में किसान की क्रय शक्ति यानी खरीदने की शक्ति और समान आर्थिक स्थिति को युद्ध के पूर्व के स्तर तक ले जाने का प्रयास हुआ। जैसा पहले था वैसा स्थिति बनाने का प्रयास हुआ। उधर यूरोपीय देशों में इस मंदी से निकलने के लिए जो प्रयास हुए उसके अंतर्गत सभी सरकारों ने कड़ा मुद्रा नियंत्रण स्थापित किया, यानी अपनी करेंसी पर पकड़ बनाया। कृषि प्रधान पूर्वी यूरोपीय देश जैसे बुल्गारिया है, हंगरी है, रोमानिया है, चेकोस्लोवाकिया और सर्बिया तथा ब्रिटिश कॉमनवेल्थ उसको कहा जाता है जो ब्रिटेन की रानी को अपना रानी माना। स्वतंत्र हो गया लेकिन ब्रिटेन की रानी को अभी भी अपना रानी मानता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया अभी भी कॉमनवेल्थ में, समझे। और भी देश सब हैं, अभी उसकी चर्चा नहीं होगी। तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ देशों ने 1932 में ओटावा समझौता करके अपने आयात निर्यात को संतुलित किया। इन सभी देश ने आपस में समझौता किया, आयात निर्यात शुरू किया, जिससे उनका व्यापार संतुलित हो गया। नॉर्वे, स्वीडन जैसे देशों ने ओस्ले गुट जैसे क्षेत्रीय प्रबंधन भी किया, ओस्ले गुट बनाया अपना। 1932 में लोजान सम्मेलन हुआ जिसमें जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया। जितना हर्जाना मांगा गया तो उसको कम कर दिया। थोड़ा अभी हिटलर आ गया तो उसका भी डर है, उसका सेना काफ़ी हो गया ताकि व्यापार बढ़े। इसी समय फ्रांस के विदेश मंत्री ब्रिया ने पहली बार यूरोप में एक आर्थिक संघ बनाने का सुझाव दिया जो सफल नहीं हो सका, यानी सभी यूरोप के देश एक हो जाए और सब अपना एक मुद्रा बना लें। अभी पूरे यूरोप के देश मिल करके एक मुद्रा बना लिए थे जिसमें ब्रिटेन भी शामिल था, लेकिन ब्रिटेन अलग हो गया है, बाकी पूरे यूरोप की मुद्रा अभी एक हो गया जिसको यूरो कहा जाता है। देश अलग अलग हैं, सरकार अलग अलग है, लेकिन करेंसी सबका एक, समझे। बहुत सारे देश हैं जिनका करेंसी एक है। आप देखिएगा यूरोप में यूरो किस किस देश की मुद्रा है तो आपको पूरा लिस्ट आएगा। तो ये आर्थिक संघ उस समय सफल नहीं हुआ। राष्ट्र संघ के स्तर पर ब्रिटेन भाग गया, ब्रिटेन नहीं रहा उसमें। राष्ट्र संघ अभी भी नहीं है। राष्ट्र संघ के स्तर पर इस संकट के हल के लिए 1933 में लंदन में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। राष्ट्र संघ क्या था पता है ना? संयुक्त राष्ट्र संघ बाद में बना है, राष्ट्र संघ पहले बना है। उसका भी एक चैप्टर आएगा, पढ़िएगा आप, जिसमें 67 देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में मुद्रा में स्थिरता लाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संरक्षणवाद की नीति को अंत करके, यानी संरक्षणवाद जो देश आयात निर्यात नहीं कर रहे थे वो उसको समाप्त कर दिया, विश्व बाजार को खोल दिया। तो हम
जैसे हमने संरक्षणवाद की नीति अपना लिया, जैसे अमेरिका ने शुरू में अपना लिया, तो बाहर से सामान मंगाना कम कर दिया, दूसरे के देश के आयात पर ट्रैफिक लगा दिया, जिससे उस दूसरे देश का सामान महंगा हो जाए। जैसे अभी भी अमेरिका कर रहा है, कुछ भारत पर ट्रैफिक लगाया ना 50%, जिसका सभी देशों ने तो समर्थन किया, लेकिन तत्कालीन राजनीतिक स्थिति में यह सफल नहीं हुआ। आर्थिक मंदी के आलोक में यूरोप की राजनीतिक स्थिति में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हम देखते हैं। एक, रूस में स्थापित साम्यवादी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का आकर्षण संपूर्ण विश्व में बढ़ा, क्योंकि आर्थिक मंदी से रसिया उतना परेशान नहीं हुआ, वहाँ पर साम्यवाद है, पूरा सरकार का नियंत्रण है, सब कुछ सरकारी है, वहाँ पर निजी कुछ नहीं है, क्योंकि वही एक देश था जिस पर इस मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा, जिससे रसिया का प्रभाव बहुत बढ़ गया। दूसरे, इटली तथा जर्मनी में अधिनायकवादी शासन प्रणाली का उत्कर्ष हुआ, यानी तानाशाही आ गया। हिटलर और मुसोलिनी आए, हिटलर आया जर्मनी में, मुसोलिनी आया इटली में। चूँकि विश्व के सभी देश आर्थिक मंदी से निपटने में इस कदर उलझ गए कि उन दो देशों में उभरने वाली नवीन राजनीतिक प्रवृत्तियों को देख और समझ नहीं पाए। उस समय जो इनके यहाँ जो नया सरकार बना, वहाँ का शासन व्यवस्था चलता, सब अपने से परेशान थे, तो देखा नहीं, इस बीच में इन शासकों ने अपना खूब उत्कर्ष कर लिया। इटली और जर्मनी में लोकतंत्र विफल हो गया, है ना, और अधिनायकवादी तथा तानाशाही तंत्र का उदय हो गया, जिससे यूरोप के कई देशों को अपने लपेटे में ले लिया, जहाँ दूसरे देश में भी यही सब होने लगा। स्पेन, ऑस्ट्रिया, यूनान आदि यूरोप में आर्थिक मंदी के बाद उदित होने वाली राजनीतिक व्यवस्था अपनी नीतियों से द्वितीय, अब आर्थिक मंदी यूरोप में हुआ तो नई राजनीतिक व्यवस्था में जर्मनी और इटली देश आए। जब तक ये अपना व्यवस्था सही करते, उन्होंने अपना पावर बढ़ा लिया बहुत ज़्यादा। पावर जब बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया तो फिर युद्ध किया, है ना, और इस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था का जो बना वो दूसरे देश पर चाहता था कि ब्रिटेन के पास इतना उपनिवेश है, हम उसमें से कुछ लें। द्वितीय विश्व युद्ध को अवश्य संभावी बना दिया। अभी तृतीय विश्व युद्ध अवश्य संभावी होने वाला हो गया।